स्क्रीन पे फोकस। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, चैप्टर 3। इसके अंदर अगर हम देखते हैं, इसके अंदर अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस आती है, संभालो अपने आप को। परेशानी कहाँ हो रही है मुझे बता दो। थोड़ा सा पीछे, पर थोड़ा सा पीछे आने से क्या होगा, हवा नहीं आएगी। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 25, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक काम कर लो ना, अगर आपको एक्चुअली ज़्यादा परेशानी हो रही तो प्रथमेश के पास बैठ जाओ। आप जा सकते इतना उठ के, क्लास में घूमना अलाउड है। ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है चिल करो, इधर आओ। चलो अभी सब ठीक है क्या, है ना? चलो ध्यान दो इधर, बहुत आसान है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ी, उसके बाद में हम लोग सीधा आ गए ऑन द टॉपिक ऑफ इनिशियल इशू बाय प्राइवेट प्लेसमेंट या पब्लिक ऑफर, राइट? इनिशियल इशू बाय प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ा हमने, पब्लिक ऑफर पढ़ा हमने, पब्लिक इशू पब्लिक ऑफर, ठीक है। उसके बाद हम गाइडलाइंस पे आए, फिर हमने गाइडलाइंस पढ़ी फॉर पब्लिक इशू, कि अगर हम पब्लिक इशू करते हैं, पब्लिक ऑफर करते हैं तो उसकी गाइडलाइंस क्या है। फिर हम लोगों ने गाइडलाइंस पढ़ी फॉर प्रेफरेंशियल इशू। बस चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया था। उसके बाद में तो कुछ पढ़ा ही नहीं खास। उसके बाद में लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग है ना, हेडिंग क्या है? लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग पढ़ा हमने। इसमें हमने प्रैक्टिकली कुछ नया पढ़ा ही नहीं, एक आधा प्रोविजन नया था, बाकी सब कुछ हमने सेम ही पढ़ा लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग के अंदर। उसके अंदर इसके बाद में कहाँ गए? डीलिस्टिंग ऑफ यूनिट्स, और फिर खत्म हो गया ना चैप्टर। तो प्रैक्टिकली देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कितना इजी चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और इसके बाद में हमने पढ़ा एडिशनल टॉपिक। एडिशनल टॉपिक में भी हमने बहुत इजीली पढ़ा, कुछ खास पढ़ा ही नहीं है। एडिशनल टॉपिक्स में सबसे पहले हम लोग आ गए एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी के अंदर हमने पढ़ा स्पॉन्सर की एलिजिबिलिटी, और यहाँ पे पढ़ी हमने मैनेजर की एलिजिबिलिटी। याद आ रहा है? मैनेजर में वही सारे पॉइंट वही पढ़े, एक पॉइंट एक्स्ट्रा पढ़ा था, he needs to have at least one person who needs to have an experience of 5 years in the relevant subsector of the infrastructure sector। और स्पॉन्सर मोरलेस वही पढ़ा, बट 15% वाला रूल हमने यहाँ पे पढ़ा है कि स्पॉन्सर के पास में सबके पास मिलाकर टुगेदर 15% ऑफ टोटल यूनिट्स होनी चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 years। ठीक है, एडिशनल टॉपिक ये हुआ। इसके बाद में हमने इन्वेस्टमेंट कंडीशन पढ़े। इन्वेस्टमेंट कंडीशन में 3 पॉइंट पढ़े कि भाई साहब इन्वेस्टमेंट भारत में ही होगा, एटलीस्ट 80% हैव टू बी इन्वेस्टेड इनटू एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड रिमेनिंग 1 2 3 4 आप इन्वेस्ट कर, अनइन्वेस्टेड पोर्शन जो है वो 1 2 3 4 में कर सकते हैं। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किसी भी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। बहुत आसान। फिर हमने रिकॉर्ड्स पढ़ा, रिकॉर्ड्स पढ़ा कि जो रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास, और कुछ रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होते हैं ट्रस्टी के पास में। और चैप्टर खत्म हो गया। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। चलिए, तो हल्का सा भी इसको डर लग रहा है, 100% फोकस के साथ में रिवीजन पे बने रहना। पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे हम समराइज करके कंप्लीट कर देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ना होगा सिर्फ रिवीजन भी पढ़ा तो यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड स्टार्ट, वहां से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को शुरू कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में डिफरेंस क्या होता है। भैया मोरलेस सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक डिफरेंस यहां पर आ जाता है कि यहां पर आप भिन्न भिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स में इन्वेस्ट करते हो, तो यू नीड टू हैव एन एक्स्ट्रा मैनेजर नोन एज प्रोजेक्ट मैनेजर। तो जैसे रीट के अंदर एक ही मैनेजर होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, वही सारे रियल एस्टेट को संभाल लेता है। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट मैनेजर के साथ साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है। बहुत ज्यादा आसान। फिर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर हम सीधे डेफिनेशंस में, और हमने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक ही डेफिनेशन पे भिड़ते हैं, एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कि व्हाट डू वी मीन बाय एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट refers to an infrastructure project which prior to the date of acquisition of transfer satisfies the following condition। कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट prior to the date of acquisition of transfer अगर ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है तो उसे कहेंगे हम लोग एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इन केस ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट, पीपीपी बोले तो हमने पढ़ा जहां पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, जहां पर एक पब्लिक कंसेशनर अथॉरिटी,
टेंडर्स इशू करके किसी प्राइवेट कंसेशनर को साथ में अग्रीमेंट करके एक प्रोजेक्ट करता है, उसे कहते हैं पीपीपी प्रोजेक्ट। वापस रिपीट करता हूं, पब्लिक कंसेशनर अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट एंटिटी एक प्राइवेट कंसेशनर के साथ में अग्रीमेंट करके किसी प्रोजेक्ट को करता है तो उसे कहते हैं पीपीपी प्रोजेक्ट। पीपीपी प्रोजेक्ट एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तब होंगे अगर वो इन तीनों में से किसी भी एक पॉइंट में कवर हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ए द प्रोजेक्ट हैज टू बी completed and revenue generating. That brings us to the definition of completed and revenue generating. Completed and revenue generating project refers to a project which, as on the date of acquisition or transfer, complies with all the three conditions. पहला condition, they have achieved COD, commercial operation date, उन्होंने अचीव कर लिया है। commercial operation date refers to a date which is mentioned in any of the following agreements. agreement कौन, नाम क्या था? पावर परचेज अग्रीमेंट हो सकता है, कंसेशन अग्रीमेंट हो सकता है, और एनी सिमिलर अग्रीमेंट वेरिन यू हैव स्पेसिफाइड अ डेट। ओके, ये हो गया। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग हैं, कंप्लीट एंड रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट तब कहा जाएगा व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन और ट्रांसफर कंप्लाइज विद ऑल द थ्री कंडीशन। पहला, यू हैव अचीव्ड द सीओडी डेट, सेकंड, all the approvals have been received, and third, you are generating revenue for a period of at least 1 year. ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आपको कहा जाता है कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग। मैं वापस डेफिनेशन पे आ रहा हूं, एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। सब मेरे साथ में है ना? हम लोग डेफिनेशन पे हैं, एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट refers to a infrastructure project which, as on the date of acquisition or transfer, satisfies the following condition. In case of PPP project, A, completed and revenue generating. Easy. C पे आ रहा हूं डायरेक्टली। सी पॉइंट यहां पर आता है, इफ एट ऑल यू आर प्री सीओडी प्रोजेक्ट। अगर आप प्री सीओडी हैं तो भी आप एलिजिबल में आ जाएंगे। प्री सीओडी की डेफिनेशन पे जाते हैं। प्री सीओडी प्रोजेक्ट रिफर्स टू अ प्रोजेक्ट विच, एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन और ट्रांसफर, इज कंप्लाइड द फॉलोइंग टू कंडीशन। ए, it has not achieved commercial operation date as mentioned in power purchase agreement, concessional agreement or any similar agreement. And B कंडीशन के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, either it has completed 50% of the total construction work as certified by an independent engineer, और सेकेंड, या फिर इट हैज एक्सपेंडेड एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल कैपिटल कॉस्ट। तो इन दोनों में से एक भी कंडीशन कंप्लाई करते हैं और सीओडी अचीव नहीं किया है तो आप कहलाए जाएंगे प्री सीओडी प्रोजेक्ट। अब मैं वापस आता हूं डेफिनेशन पे, एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिफर्स टू एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट व्हिच, एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन और ट्रांसफर्स, कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट, इन केस ऑफ पीपीपी इट इज कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग। सी, प्री सीओडी, और बी आता है इन दोनों के बीच का पॉइंट, वेयर commercial operation date has been achieved but the condition of generation of revenue of 1 year has not been achieved. Are we understanding? तो ये आ जाता है यहाँ पे। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक बहुत आसान तरीके से एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन और ट्रांसफर कंप्लाई करता है द फॉलोइंग कंडीशन इन केस ऑफ पीपीपी 1 2 3, कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग, कंप्लीटेड बट नॉट रेवेन्यू जनरेटिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कंप्लीटेड बट नॉट रेवेन्यू जनरेटिंग मतलब सीओडी अचीव कर लिया है लेकिन 1 ईयर का टर्म कंडीशन का अचीव नहीं हुआ है। थर्ड आ जाता है प्री सीओडी। तो अगर आप इसको अब अच्छे से देखो तो तीन कंडीशन में क्या कह रहे हैं, कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग, कंप्लीटेड बट नॉट रेवेन्यू जनरेटिंग, नॉट इवन कंप्लीटेड। सही है? कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग की अपनी डेफिनेशन है। कंप्लीटेड बट नॉट रेवेन्यू जनरेटिंग मतलब सीओडी आया लेकिन अभी तक 1 ईयर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है। नॉट कंप्लीटेड मतलब प्री सीओडी, अभी तक सीओडी अचीव नहीं किया है। बहुत आसानी से याद रहेगा, ठीक है? ये हो गया। इन केस ऑफ पीपीपी प्रोजेक्ट, इफ एट ऑल यू हैव रिसीव्ड ऑल द अप्रूवल फॉर कमेंसिंग द कंस्ट्रक्शन। इन केस ऑफ नॉन पीपीपी प्रोजेक्ट, अगर आपको सिर्फ अप्रूवल मिल गए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑल्सो तो भी वो बन जाता है एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आर यू ऑल विथ मी अप टिल हियर? चलिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट डेफिनेशंस वो यहाँ पर आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। इसके अंदर ही हमारे बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशन कवर हो जाती है। कंप्लीट एंड रेवेन्यू जनरेटिंग यहाँ पे कवर हो गया। कंसेशनिंग अग्रीमेंट इज नथिंग, इट इज एन अग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन अ पर्सन विद अ कंसेशनिंग अथॉरिटी। मतलब एक प्राइवेट व्यक्ति का कंसेशनिंग अथॉरिटी के साथ में जो अग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं कंसेशनिंग अग्रीमेंट। फॉर व्हाट? फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एज प्रोवाइडेड इन द अग्रीमेंट। तो कंसेशनिंग अग्रीमेंट सिंपल मींस एन अग्रीमेंट बिटवीन अ पर्सन एंड अ कंसेशनिंग अथॉरिटी। गवर्नमेंट प्राइवेट इन दोनों के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसे कहते हैं कंसेशनिंग अग्रीमेंट। कंसेशनिंग अथॉरिटी मींस द पब्लिक सेक्टर कंसेशनिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी। पब्लिक सेक्टर कंसेशनिंग अथॉरिटी को कंसेशनिंग अथॉरिटी कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर
refers to all infrastructure subsector as defined in the notification by Ministry of Finance and includes amendment addition thereof. तो कोई भी जिस चीज को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इंफ्रास्ट्रक्चर बोल दिया है वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ट्रस्ट जो कि इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में. इंफ्रास्ट्रक्चर असेट एक ऐसा असेट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर असेट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होल्ड कर रहा है इधर डायरेक्टली और थ्रू होल्ड को और थ्रू एसपीवी. तो सब इररिलेवेंट, मतलब पिद्दू पिद्दू डेफिनेशन है, कुछ काम की नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, हर पीपीपी प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति होता है जिसको हम कहते हैं लीड मेंबर ऑफ द कंसेशनर एसपीवी. जो आपने मिलके पीपीपी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप साथ में अगर काम कर रहे हैं तो किसी एक को लीड मेंबर कहा जाता है. उस लीड मेंबर को ही कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर. डेवलपर रेफर्स टू द लीड मेंबर ऑफ द कंसेशनर एसपीवी. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर रेफर्स टू द लीड मेंबर ऑफ द कंसेशनर एसपीवी. आज मान लीजिए 4 लोगों ने मिलकर एक एसपी बनाया है, उसमें किसी एक का बनाएंगे लीड मेंबर, उसी को कहेंगे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर. फिर आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मींस क्यूआईबी तो है ही है, उसके साथ में कोई भी फैमिली ट्रस्ट, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी और इंटरमीडिएटरीज जिनका नेटवर्थ है मोर देन 500 करोड़. तो सारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर तो आ ही गए, उसके साथ में फैमिली ट्रस्ट, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी एंड इंटरमीडिएटरीज जिनका नेटवर्थ है 500 करोड़ या उससे ज्यादा, 500 करोड़ से ज्यादा, मोर देन 500 करोड़. पीपीपी प्रोजेक्ट refers to an infrastructure project undertaken on a public private partnership basis. पीपीपी प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर बिटवीन अ पब्लिक कंसेशनर अथॉरिटी मींस गवर्नमेंट, बिटवीन अ पब्लिक कंसेशनर अथॉरिटी एंड अ प्राइवेट एसपीवी कंसेशनर. तो आप एक प्राइवेट एसपीवी कंसेशनर और पब्लिक कंसेशनर अथॉरिटी मिलके जब प्रोजेक्ट करते हैं इसे हम कहते हैं पीपीपी प्रोजेक्ट. और ये प्राइवेट एसपीवी कंसेशनर जो सिलेक्ट किया जाता है वो टेंडर बेसिस पे किया जाता है कि आज गवर्नमेंट कह रहा है कि हमें मिलके एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, हमें एक पार्टनर चाहिए, कौन कौन इंटरेस्टेड है टेंडर भरो. फिर 10 प्राइवेट कंसेशनर अग्रीमेंट टेंडर भरते हैं, उसमें से एक को सिलेक्ट करता है पब्लिक कंसेशनर अथॉरिटी. तो पब्लिक कंसेशनर अथॉरिटी और एक सिलेक्टेड जो प्राइवेट कंसेशनर एसपीवी है उसके साथ में जो अग्रीमेंट करते हैं उसे कहते हैं पीपीपी प्रोजेक्ट. उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं. प्री सीओडी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया. रिलेटेड पार्टी जो कंपनीज एक्ट में बताया है वो और साथ में जो अकाउंटिंग स्टैंड में बताया है वो, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स पार्टीज टू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ द पर्सन मेंशन क्लॉज 1. तो ये जो पार्टीज उन सबके मतलब जो ट्रस्टी हो गया, जो स्पॉन्सर हो गया, मैनेजर हो गया, इनके जो प्रमोटर, डायरेक्टर, पार्टनर है वो भी रिलेटेड पार्टी होंगे. फिर आते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. उन्होंने सिर्फ इतना सका है कि कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जहां भले पीपीपी है या नॉन पीपीपी है, विच इज ईदर नॉट अचीव्ड द कमर्शियल ऑपरेशन डेट, कमर्शियल ऑपरेशन डेट अचीव नहीं किया है, या फिर कमर्शियल ऑपरेशन डेट अचीव तो कर लिया है लेकिन 1 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है. कमर्शियल ऑपरेशन डेट या तो अचीव ही नहीं किया है, और अगर अचीव कर भी लिया है तो उन्होंने 1 ईयर का रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं किया है. तो आप इस प्रकार से कर सकते हो कि हर एक प्रोजेक्ट को आप 2 ही तरह से बाइफरकेट कर सकते हो. एक हो सकता है कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग, और ये दूसरा यहां पर आ सकता है वो या तो कंप्लीटेड है तो रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं है, और या फिर कंप्लीटेड नहीं है तो जो इसमें नहीं होता है वो इधर आ सकता है अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर. ऐसा. उसके बाद में आते हैं वैल्यूअर. रिफर्स टू एनी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर. वैल्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने जो असेट्स की वैल्यू करके दी है उसे कहते हैं वैल्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. यहां तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है प्रैक्टिकली, सिर्फ एक ही डेफिनेशन अगर आपको आती है तो वो सब कुछ ही कवर कर लेती है, एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर असेट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. बाकी एक बार पढ़ ली, बिकॉज एग्जाम में कभी कभी वो लोग क्या कर लेते हैं 1 मार्क्स के लिए 4 डेफिनेशन फेंक देंगे ऐसा. तो वी नीड टू नो, एंड वो बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, बिकॉज आपको बस थोड़ा सा लिखना है और आपको 1 आउट ऑफ 1 मिल जाएंगे. चलिए उसके बाद में शुरू हो जाता है हमारा ऑफर यूनिट्स एंड लिस्टिंग ऑफ यूनिट्स. रीट में जो पढ़ा है वही यहां पे उन्होंने रिपीट टेलीकास्ट करके दिया है. सबसे पहले कभी भी इनिशियल ऑफर नहीं होगा अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपके टोटल असेट 500 करोड़ से कम है, और अगर आपका ऑफर साइज 250 करोड़ से कम है. फिर वही रीट वाला पॉइंट कि ये जो आपको 500 करोड़ का कंडीशन कंप्लाई करना है ये आपको अलॉटमेंट के पहले कर देना है. अलॉटमेंट के पहले 500 करोड़ के असेट की कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए. फिर मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का पॉइंट आ जाता है कि अगर आपका टोटल असेट जो है, आपका जो टोटल ऑफर कैपिटल है 1600 करोड़ तक का है तो 25%, 1600 करोड़ से 4000 करोड़ है तो 400 करोड़, और 4000 करोड़ से ज्यादा है तो 10%. यहां पर इसके ऊपर वाला स्लैब अभी तक आया नहीं है. चल यहां पे खत्म हो जाता है. फिर उन्होंने कह दिया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर इनिशियल ऑफर 2 तरीके से कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट से भी कर सकते हो और पब्लिक इशू से भी कर सकते हो. अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट से करते हैं तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है. क्या? ABCDEF. सबसे पहले ए पॉइंट, अगर कभी भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट से करना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट यूज करना पड़ेगा प्लेसमेंट मेमोरेंडम. आप प्लेसमेंट मेमोरेंडम इशू करके आप कोई प्राइवेट प्लेसमेंट से इनिशियल इशू कर सकते हैं. ए. बी पॉइंट आता है, लेकिन अगर आप प्लेसमेंट मेमोरेंडम से प्राइवेट प्लेसमेंट भी करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं ओनली टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और बॉडी कॉर्पोरेट. आप किसी और को नहीं कर सकते. बी. इजी. सी.
जब भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं कम से कम अलॉटमेंट होगा 1 करोड़ का, एंड इफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैज इन्वेस्टेड एटलीस्ट 80% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग, देन आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 25 करोड़। हमने बेरेक चेक करके आए, ये एक्चुअली 25 करोड़ बोल रहे हैं भैया। तो ये हो गया 3 कंडीशन। उसके बाद में डी आता है, कम से कम 5 लोगों को करोगे आप, जब आप पहली बार इशू कर रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, तो कम से कम 5 लोगों। प्रेफरेंशियल इशू में मिनिमम 2 हो जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं। लेकिन जब आप पहली बार इनिशियल ऑफर ही कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से, सो कम से कम 5 एंड मैक्सिमम 1000। इजी जा रहा है। उसके बाद में इधर आते हैं ई पे। अब जब भी आप इशू करना चाह रहे हो प्लेसमेंट मेमोरेंडम भी, आपको उसकी एक कॉपी देनी होगी सेबी को। ड्राफ्ट प्लेसमेंट मेमोरेंडम नहीं बोल रहा हूं, आप जो प्लेसमेंट मेमोरेंडम उसकी कॉपी आपको सेबी को देनी है 5 days प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू। इशू ओपन होने के 5 दिन पहले आपको प्लेसमेंट मेमोरेंडम की कॉपी देनी है। इशू जब पूरा क्लोज हो जाता है उसके 10 दिन के अंदर भी आपको एक फाइनल प्लेसमेंट मेमोरेंडम भी सेबी को देना है। ये 2 चीजें हो गई। फिर इशू कब ओपन होगा? इशू हैज टू ओपन विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। आपने जब स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया है उसके 3 महीने के अंदर आपको इशू को ओपन कर देना है। दीज आर ऑल द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट प्लेसमेंट। आगे आएगा लॉट साइज के अंदर जब पढ़ेंगे यूनिट्स की लिस्टिंग के बारे में, तब पढ़ेंगे कि लॉट साइज हो जाता है 2 करोड़ अगर 80% की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो आगे आने वाला है। अभी हमने क्या पढ़ा, हम टॉपिक में चल रहे हैं कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनिशियल ऑफर कर रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट का, तो उसको ABCDEF ये 6 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आप अकेले भी बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपको अकेले पॉइंट याद आ जाने चाहिए कि 6 पॉइंट याद आने चाहिए। अब चलो देखते हैं 6 पॉइंट कौन से थे। पहला, डॉक्यूमेंट कौन सा इशू करोगे? प्राइवेट प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट इशू करके आप कर सकते। दूसरा, किन लोगों को कर सकते हो? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बॉडी कॉर्पोरेट को कर सकते हो। कम से कम 1 करोड़ का करना जरूरी है, और 80% वाला केस आता है तो 25 करोड़ करना पड़ता है। अब नेक्स्ट 3 पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन के, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले आपको जो आपका प्लेसमेंट मेमोरेंडम है वो सेबी को देना है 5 days प्रायर टू इशू ओपनिंग। इशू ओपन हो गया, क्लोज हो गया, उसके विद इन 10 days एक फाइनल प्लेसमेंट मेमोरेंडम भी देना है, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल जब आपने लिया है उसके 3 महीने के अंदर इशू ओपन हो जाना चाहिए। आर वी अंडरस्टैंड? बहुत ज्यादा आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ABCDEF कर लिया तो खत्म हो गया। इसके बाद में आते हैं पब्लिक इशू पे। पब्लिक इशू में तो आपको लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जो पब्लिक इशू का डॉक्यूमेंट है एज इट इज इन्होंने रखा है रीड जैसा। तो जैसे हम रीड में पढ़ते हैं वैसा वैसा यहाँ पर रखा हुआ है इन्होंने कि आप पब्लिक इशू कैसे करेंगे। अगर आप इनिशियल इशू पब्लिक ऑफर से कर रहे हैं तो क्या होगा, ये पूरा आपको पेन डाउन कराना बाकी है। स्टे काम, इधर आ जाओ। इफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेजेस फंड बाय वे ऑफ पब्लिक इशू, तो ठीक है, पहला ही पॉइंट सीधा यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा 10 से 15,000 का। ये अमेंडेड है, पहले 1 लाख हुआ करता था, अब 10 to 50,000 का होगा। उसके बाद में कुछ 4-5 पॉइंट यहाँ पे कवर होते हैं कि आपको यहाँ पे पब्लिक इशू कर रहे हो तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को देना पड़ेगा आपको 30 days प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। आप ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करते हो, उसके 30 days पहले आपको सेबी को ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट देना है, ठीक है। फिर सेबी आपको चेंजेस रिकमेंड कर सकता है, ये चेंजेस कंपल्सरीली आपको ऐड करना है और फिर फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट करना है। दैट इज वेरी इजी। ऑफर डॉक्यूमेंट आपने जब सेबी को दे दिया, दैट हैज टू बी गिवन मिनिमम 5 working days प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द इशू। सेम वहां पर भी ऐसा ही कुछ होता है। वहां पर कैसा है, प्लेसमेंट मेमोरेंडम में आप डायरेक्टली प्लेसमेंट मेमोरेंडम देते हो, वो फाइनल है। ड्राफ्ट दिया क्या वहां पे? नहीं। तो आपने जब अपनी तरफ से प्लेसमेंट मेमोरेंडम दिया कि पब्लिक को दे रहे हैं, उसके 5 दिन बाद इशू ओपन होना चाहिए। तो यहां पर भी तो यही है कि पहले हमने ड्राफ्ट दिया, उन्होंने करेक्शन बताया, हमने जब एक फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट उनको दे दिया, उसके 5 दिन के बाद इशू ओपन होना चाहिए। तो प्रोविजन तो सेम है ना। पहले प्लेसमेंट मेमोरेंडम में भी ड्राफ्ट का कंसेप्ट हुआ करता था, अमेंडमेंट के साथ उन्होंने हटाया है। तो पहले जब कंसेप्ट हुआ करता था तब ऐसा कुछ होता होगा कि हम ड्राफ्ट प्लेसमेंट मेमोरेंडम देते हैं, सेबी सजेशंस देता है, फिर जब हम हमारा फाइनल प्लेसमेंट मेमोरेंडम देते हैं, फाइनल मतलब करेक्शन के साथ में करेक्टेड प्लेसमेंट मेमोरेंडम देते हैं, उसके 5 दिन बाद इशू ओपन होगा। तो यहाँ पे भी तो सेम ही है कि हम ऑफर डॉक्यूमेंट देंगे, उन्होंने करेक्शन बता दिए, फिर जब हमने करेक्टेड ऑफर डॉक्यूमेंट दिया है उसके 5 दिन बाद इशू ओपन होगा। वेरी इजी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया। उसके बाद में हमें हमारे वेबसाइट के ऊपर अपलोड करके रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स की खुद की वेबसाइट है तो वहां पे, और 3 तो होता ही है, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, मर्चेंट बैंकर। इनकी वेबसाइट पे अपलोड करके कमेंट्स इनवाइट करने फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 21 days। लाइफ आसान है यहां तक भी, सब कुछ सेम। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ऑफर पीरियड मस्ट ओपन विद इन 1 year फ्रॉम रिसीविंग ऑब्जर्वेशन। आपको जब ऑब्जर्वेशन मिला है उसके 1 साल के अंदर आपका ऑफर पीरियड स्टार्ट हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये जो ऑब्जर्वेशन मिला था ये हो जाएगा कैंसिल, फिर आपको वापस ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा। तो ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो ऑब्जर्वेशन आते हैं उसके 1 साल के अंदर आपको इशू ओपन करवा देना है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जब यूनिट इशू करता है, यूनिट इशू कर सकता है रेसिडेंट को भी और फॉरेनर को भी, और बस वो फॉरेनर को इशू करो तो आपका आरबीआई और गवर्नमेंट के रेगुलेशन का ध्यान रखना है। आप जब जब यूनिट एप्लीकेशन देंगे उसके साथ में एक अब्रिज्ड फॉर्म ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए।
ऑफर्ड पीरियड होगा मैक्सिमम 30 डेज का। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो अलॉटमेंट करेंगे प्रो रेटा बेसिस पे, सब्जेक्ट टू एवरीवन गेटिंग अ मिनिमम लॉट विद इन 12 डेज फ्रॉम क्लोजर। आपने इशू ओपन किया, इशू क्लोज हो गया, उसके 12 दिन के अंदर या तो अलॉटमेंट कर दो या फिर रिफंड कर दो। यूनिट्स कंपल्सरी हैव टू बी इन डीमैट फॉर्म। प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं तो बुक बिल्डिंग मेथड से या अदर मेथड फिक्स प्राइस मेथड से कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रिफंड करेगा पैसा 3 सर्कमस्टेंसेस के अंदर। पहला, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, रिफंड कर दोगे। ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो ओवर एंड अबव को रिफंड कर सकते हो। यहां पर एक प्रोविजन पड़ा था हमने, याद है क्या? अपन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का पैसा रखना चाहते हो तो मैक्सिमम रख सकते हैं 25%। 25% पैसा रख सकते हो, बाकी पूरा रिफंड करना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन जिस केस में आपको रिफंड करना पड़ेगा, याद रखना है, इफ द मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज आर लेस देन 20, मिनिमम सब्सक्राइबर्स अगर 20 से कम है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। यहां तक रीट का सब सेम था, लेकिन रीट में मिनिमम कितने थे? 200। तो यहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर मिनिमम अलॉटीज 20 से कम हो रहे हैं, मिनिमम सब्सक्राइबर्स 20 से कम हो रहे हैं, सब्सक्राइबर क्योंकि इनिशियल इशू कर रहे हैं ना पब्लिक इशू से, तो मिनिमम अगर 20 से कम हो रहे हैं तो आप अलॉटमेंट नहीं कर पाएंगे, पूरा का पूरा पैसा आपको करना पड़ेगा रिफंड। 100% फोकस यहाँ पे, 100% फोकस यहाँ पे भी, ठीक है? जब मैं पूरा चैप्टर खत्म करूंगा तब आप रुक जाना, इधर तो देख लो। चलिए, उसके बाद में अगर आपने वो 12 डेज के अंदर काम नहीं किया अलॉटमेंट रिफंड का, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। सेम आप अगर कभी भी ऑफर ऑफ सेल करना चाहते हैं यूनिट्स का, कर सकते हो, बट यू नीड टू होल्ड इट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 1 year. The amount for general corporate purpose as mentioned in the offer document cannot be more than 10% of the overall issue size. If the infrastructure investment trust does not issue units for a period of 3 years, then their certificate has to be surrendered. यहाँ पे 1 year का extension आपको मिल सकता है। Are we understanding? एक और पॉइंट था रीट में, यहाँ पे भी है, लिख सकते हैं कि सेबी का जब भी मन होगा वो आपके लिए एडिशनल गाइडलाइंस या प्रोविजन बना सकता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक इशू। कुछ है ही नहीं, हाँ तोड़ दो फोड़ दो सब चीज़ों को, कुछ है ही नहीं यारो। अगर हम देखें तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, स्क्रीन पे ध्यान पूरा, अभी बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं। हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं यारो? हम लोग यहाँ तक सबसे पहले डेफिनेशन इजीली समझ में आई हमको, डन हो गया। उसके बाद में हमें इनिशियल इशू प्राइवेट प्लेसमेंट से भी हो सकता है, पब्लिक ऑफर से भी हो सकता है, ये हमें समझ में आया कि प्राइवेट प्लेसमेंट से कर सकते तो ABCDE करके 6 पॉइंट जो पता होना चाहिए, पब्लिक ऑफर से कर सकते हैं पूरा पेज में जो लिखा है पूरा पता होना चाहिए, ओवर होता है। इसके बाद में आते हैं गाइडलाइंस फॉर पब्लिक इशू एंड गाइडलाइंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू। अब उस पे जाते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। गाइडलाइंस फॉर पब्लिक इशू, गाइडलाइंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू, गाइडलाइंस फॉर पब्लिक इशू, गाइडलाइंस फॉर पब्लिक इशू। सबसे पहला, फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। आपको ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी के फाइल करना है, ठीक है? साथ में लीड मर्चेंट बैंक का ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट भी देता है, और साथ में एक और सर्टिफिकेट देता है कि हाँ मैं ऑथराइज्ड हूं, लीड मर्चेंट बैंकर ऑथराइज्ड है, ही हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द कंपनी। तो ये 2 सर्टिफिकेट वो देता है, ठीक है? उसके बाद में ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट पे भी अपलोड करना है 21 डेज के लिए, जिसके अंदर लोगों के आप कमेंट्स इनवाइट कर सकते हो, एंड यू हैव टू गिव प्री इशू एडवर्टाइजमेंट। एक चीज जो हाईलाइट कर रखी है, द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हैज टू बी होस्टेड विद इन 10 days ऑफ फाइलिंग। मतलब आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जब सेबी को दिया उसके 10 दिन के अंदर आपको वेबसाइट पे भी अपलोड करवा देना है। इजी। फिर आते हैं अलोकेशन एंड पब्लिक इशू। हम मिनिमम 25% हैज टू बी अलोकेटेड टू अदर इन्वेस्टर्स लाइक रिटेल इन्वेस्टर्स, एंड मैक्सिमम 75% यू कैन अलॉट, मैक्सिमम 75% अलॉट कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पे। यस प्लीज। मिनिमम 21 डेज के लिए वेबसाइट पे आप कमेंट्स इनवाइट करेंगे, और 10 डेज के अंदर वेबसाइट पे अपलोड करना जरूरी है। तो 10 डेज का प्रोविजन लगे, 21 लगे। 10 डेज कहता है कि जिस दिन आपने ड्राफ्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया उसके 10 दिन के अंदर वेबसाइट पे अपलोड होना चाहिए, और वेबसाइट के ऊपर कम से कम 21 डेज के लिए अपलोडेड रहना चाहिए टू इनवाइट कमेंट्स। इजी। एलोकेशन पब्लिक इशू, मैक्सिमम 75% टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड मिनिमम 25% टू अदर इन्वेस्टर्स लाइक रिटेल। फिर आता है एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर भी सेम कंसेप्ट है एंकर इन्वेस्टर का, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर 100 million और मोर। ओके, अलॉटमेंट किया जाता है ऑन डिस्क्रिशनरी बेसिस। इनके लिए इशू ओपन होता है एक दिन पहले, अलॉटमेंट होता है ऑन द सेम डे। अगर इनको थोड़ा सा भी डेफिसिट होता है, दे हैव टू ब्रिंग इन द डेफिसिट। इनके ऊपर लॉक इन लगता है पीरियड ऑफ 30 डेज। रिजर्वेशन रहता है 60% ऑफ द अमाउंट रिजर्व फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल जो पैसा रिजर्व किया उसका 60% आप एंकर इन्वेस्टर को दे सकते हैं। और उसके बाद में मिनिमम कितने एंकर इन्वेस्टर को सर्व करना है। अगर आप टोटल अलॉटमेंट कर रहे हैं अप टू 2.5 बिलियन तो कम से कम 2, एक्सीडिंग 2.5 बिलियन तो कम से कम 5। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर अगर एंकर इन्वेस्टर बन जाते हैं तो लॉक इन कितना लगेगा? लॉक इन लगेगा हायर ऑफ द 2। ये मान के चलो कि अगर आप सिर्फ एंकर इन्वेस्टर हैं तो आप पे 30 डेज ही है, अगर आप सिर्फ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर हैं तो आप स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर का, अगर आप दोनों में भी तो हायर ऑफ द 2 क्या 30 डेज या 1 ईयर, तो 1 ईयर लगेगा। आप ये अंडरस्टैंडिंग? तो हायर ऑफ द 2 लगता है, ठीक है? ये हुआ।
उसके बाद में आते हैं हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट, कि जब भी आप अपने यूनिट्स को इशू करना चाहते हैं, लिस्ट करना चाहते हैं, तो आपको किसको, सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है 0.5% ऑफ द इशू साइज का, 0.5% और 50 मिलियन विच एवर इज लोअर। ओपनिंग ऑफ द इशू मिनिमम 3 डेज एंड मैक्सिमम 30 डेज। अगर मान लीजिए प्राइस बैंड को रिवाइज किया हमने तो एक्सटेंशन मिलेगा ऑफ 1 डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 30 डेज। उसके बाद में प्राइस एंड प्राइस बैंड, अब प्राइस एंड प्राइस बैंड को डिस्क्लोज करना होगा आपको एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। इशू ओपन होने के 5 दिन पहले आपको प्राइस बैंड डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फाइनल प्राइस, फ्लोर प्राइस डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। बिडिंग प्रोसेस पूरा कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिकली। आसबा की जो फैसिलिटी वो क्या है, ऑप्शनल रखी गई है, एंड कभी भी आप बिड करने के बाद उसको विड्रॉ या लोअर नहीं कर सकते। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, सब लोगों के लिए प्रो रेटा बेसिस पे अलॉटमेंट होगा, एंकर इन्वेस्टर को छोड़ के। एंकर का डिस्क्रिशनरी होता है, बाकी सबका होता है प्रो रेटा बेसिस के ऊपर। अंडर सब्सक्राइब कैटेगरी अगर है कोई स्पेसिफिक कैटेगरी, तो उसके अंदर एक कैटेगरी दूसरे के अंदर कर सकता है, स्पिल ओवर अलाउड है। पब्लिक कम्युनिकेशन आप जहां पे भी करते हैं आपको सब चीजें फेयर लिखनी है, ट्रू लिखनी है, कुछ भी आपको एक्सट्रॉनियस नहीं लिखना है। अदर कंडीशन में आ गया कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का स्पॉन्सर डिबार्ड है या फिर विलफुल डिफॉल्टर है तो उनको हम इश्यू करने नहीं देंगे यूनिट्स, और आपको एक सीएस को अपॉइंट करना पड़ेगा, कंप्लायंस ऑफिसर। देयर इज नो वे इन द एग्जामिनेशन यू विल गेट अ क्वेश्चन कि पब्लिक इशू की प्रोविजन बताओ, नहीं पूछ सकते, लेकिन किसी एक प्रोविजन पे ऐसे सब क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, इसलिए हमको हर एक प्रोविजन को पता होना चाहिए। आज तक तो कभी केस स्टडी पूछा नहीं है, लेकिन अगर कभी केस स्टडी भी पूछते हैं तो प्रोविजन हमको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, गाइडलाइंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू, ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसके बाद में क्या है, लिस्टिंग और डीलिस्टिंग, वो तो हमने वैसे ही पुराना वाला ही पढ़ा है। तो गाइडलाइंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू के अंदर आते हैं। तो गाइडलाइंस फॉर प्रेफरेंशियल इशू अगर आप कर रहे हैं तो 3 कंडीशंस पहले सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट, रेजोल्यूशन of the unit holder, you have to be compliance with continuous listing requirement and compliance of minimum public shareholding। ये तीनों कंप्लाई करते हैं तो ही आप प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हैं। यूनिट होल्डर का अप्रूवल लिया है, कंटिन्यूस लिस्टिंग एग्रीमेंट को कंप्लाई कर रहे हैं हम लोग, और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को कंप्लाई कर रहे हैं। कभी भी प्रेफरेंशियल इशू आप नहीं कर सकते अगर आपने प्रेफरेंशियल इशू किया इन अ पीरियड ऑफ लास्ट 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स का गैप जरूरी हो जाता है। उसके बाद में आपने एक बार यूनिट होल्डर का रेजोल्यूशन ले लिया, दैट विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर आपको प्रेफरेंशियल इशू करना है, अदरवाइज वो रेजोल्यूशन एक्सपायर हो जाएगा, आपको वापस रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अलॉटमेंट हैज टू बी डन विद इन 12 डेज। प्रेफरेंशियल इशू के अंदर भी आपको अलॉटमेंट कर देना है 12 दिन के अंदर। अलॉटमेंट मतलब वही कि आपने प्रेफरेंशियल इशू ओपन किया था, उनको ऑफर दिया, उनका जैसे ही आया 12 दिन के अंदर अलॉटमेंट कर देना है। अरे हम पब्लिक इशू में भी तो 12 दिन में अलॉटमेंट कर देते हैं क्लोजर से, राइट? तो यहाँ पे 12 दिन में अलॉटमेंट कर देंगे। यूनिट्स कंपल्सरी कैसी होगी, डीमैट फॉर्म में। तो भले ही आप कर रहे हैं पब्लिक इशू, भले ही आप कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल इशू, हमेशा होगी यूनिट्स इन डीमैट फॉर्म। वंडरफुल। यूनिट्स हैव टू बी लिस्टेड कम से कम 6 मंथ्स के लिए। ये एक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज विच हैज नेशनल ट्रेडिंग टर्मिनल पे लिस्ट होनी चाहिए, तभी आप प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हैं। ध्यान रखना ये सब कुछ प्राइवेट प्लेसमेंट में नहीं था, क्योंकि हम इनिशियल ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट से कर रहे थे ना। उसके बाद में कभी भी आप प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हैं तो 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई करना है। एंड देयर इज नथिंग लाइक अ लॉट साइज, एक लॉट भी आप ले या बेच सकते हैं प्रेफरेंशियल इशू के अंदर। ठीक है, अब रुकना इधर आओ। द units in a preferential issue shall be offered and allotted to a minimum of 2 investors and maximum of 1000 investors in a financial year। कि minimum 2 investors and maximum 1000 investors in a financial year। वहां पे क्या था, मिनिमम 5 and 1000, वहां पे मिनिमम 5 की बात कर दी थी बस। इधर आ जाओ, ठीक है, यहां पे चल। इसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो रिलेवेंट डेट की बात हुई। अब प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट, अगर हम बात करते हैं प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट की, तो आपको जब भी प्रेफरेंशियल इशू करना है तो आपको एक प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, जैसा आपने प्राइवेट प्लेसमेंट बनाया था वैसा ही, और वो सीरियली नंबर होना चाहिए कंपलसरीली, स्टॉक एक्सचेंज के पास देना होगा, और वो आपको अपने वेबसाइट पे भी अपलोड करना होगा। बहुत आसान। प्राइसिंग, आप कभी प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हो, मस्ती से करो, बट इट कैन नेवर बी एट अ प्राइस लोअर देन द एवरेज ऑफ हाई एंड लो ऑफ प्रीसीडिंग 2 वीक्स। पिछले 2 हफ्तों के वीकली हाई वीकली लो लेंगे आप, और उससे जो प्राइस उसका एवरेज आता है उससे कम पे आप प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते। लेकिन अगर राइट इशू या कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जहां स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो वहां पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अलाउड है। रिस्ट्रिक्शन अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल इशू के अंदर अलॉटमेंट कभी भी पार्टीज टू रीड को नहीं हो सकता, लेकिन स्पॉन्सर को किया जा सकता है टू सेटिस्फाई द मिनिमम यूनिट होल्डिंग ऑफ स्पॉन्सर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ यूनिट्स, आप यूनिट्स को सेल नहीं कर सकते फॉर 1 ईयर, अदरवाइज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एंड यहां पर आता है लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट। लाइफ एकदम आसान चल रही है, बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। सो अप टिल हियर इट इज वेरी कंफर्टेबल। अब यहां पे आता है लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग के ऊपर। तो हमने पढ़ लिया है कि अगर प्रेफरेंशियल इशू होगा तो उसकी गाइडलाइंस क्या है, अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हैं उसकी गाइडलाइंस क्या है, और इनिशियल ऑफर आप प्राइवेट प्लेसमेंट से करेंगे तो रूल्स क्या होते हैं, इनिशियल ऑफर आप पब्लिक इशू से करेंगे तो रूल्स क्या होते हैं। डैम वेरी इजी।
अब आते हैं लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स। सब कुछ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसा ही है, क्या अलग है इसके अंदर? पहला, इट शैल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द यूनिट्स टू बी लिस्टेड। आपको यूनिट्स को लिस्ट करना कंपलसरी है, भले ही आपने पब्लिक इशू इधर से किया या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट से किया। आपने भले पब्लिक इशू से यूनिट्स इशू किया, प्राइवेट प्लेसमेंट, लिस्टिंग इज मैंडेटरी। उसके बाद में रीट के प्रोविजन आ जाते हैं कि आपको लिस्टिंग अग्रीमेंट जो है वो एंटर करना होगा। अगर आपका लिस्टिंग परमिशन नहीं मिला या फिर ऑब्जर्वेशन लेटर जो है वो सेबी ने इशू किया था वो विड्रॉ कर लिया, तो पूरा का पूरा पैसा करना पड़ेगा, आपको रिफंड करना पड़ेगा 15% के हिसाब से। उसके बाद में आपका जो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट होगा वो सेबी के रूल्स के हिसाब से होगा, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स के हिसाब से होगा। आपकी यूनिट्स रिडीम हो सकते हैं बाय वे ऑफ बायबैक और डीलिस्टिंग। आपकी यूनिट्स में आपसे तब तक प्रेम करूंगा जब तक मुझे आपसे नफरत ना हो जाए। योर यूनिट्स विल बी लिस्टेड अंटिल डीलिस्टेड। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अगर आप वायलेट कर देते हैं तो वहां पे आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा एंड द एक्शन माइट इंक्लूड डीलिस्टिंग। यहां पे उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम वाली बात नहीं बोली है, वो बाद में बोलते हैं कि ट्रस्टी आपको 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है। उसके बाद में हाँ, ये अलग पॉइंट है, अभी तक तो सब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसे पॉइंट थे। अब वापस आता है हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट होल्डर। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर आपके यूनिट्स इशू लिस्ट बिल्कुल हो जाएंगे अगर मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स को आप सेटिस्फाई करते हैं। सर मिनिमम कितने? अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट्स इशू किए हैं तो 5, अगर आप पब्लिक इशू किए हैं तो 20। तो ध्यान रखना है कि आपकी यूनिट्स इशू लिस्ट तभी होंगे जब आप मिनिमम यूनिट होल्डिंग, जो मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज है उसको सेटिस्फाई करते हैं, इट इज 5 and 20। उसके बाद में विद रिस्पेक्ट टू लिस्टिंग, आपकी लिस्टिंग कितने दिन में हो जाएगी? आपकी लिस्टिंग हो जाएगी 30 डेज में अगर प्राइवेटली प्लेस्ड है, एंड ट्रेडिंग लॉट शैल बी 1 crore। इफ योर यूनिट्स आर प्राइवेटली प्लेस्ड देन द ट्रेडिंग लॉट शैल बी 1 crore। इफ द यूनिट्स आर प्राइवेटली प्लेस्ड देन योर ट्रेडिंग लॉट शैल बी 1 crore। सुनना अच्छे से, हमने जब प्रेफरेंशियल इशू पढ़ा तो वहां पे क्लियरली 1 यूनिट लिखा था। उसका मतलब वहां पर यह है कि जब प्रेफरेंशियल आप इशू कर रहे हैं तब आपके एप्लीकेंट के ऊपर वो कितने भी अमाउंट के लिए अप्लाई कर सकता है। वहां पे आपने कोई भी ऐसा लॉट सिस्टम रखा नहीं है। आर वी क्लियर? अब ये बात कर रहे हैं कि हमने मान लीजिए भले प्राइवेट प्लेसमेंट फर्स्ट वाला किया या प्रेफरेंशियल इशू किया और वो यूनिट्स एक बार लिस्ट हो गए, तो लिस्ट होने के बाद में आप उसको ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लॉट आएगा 1 crore का। और फिर आता है कि अगर मान लीजिए 80% की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये लॉट हो जाएगा 2 crore। 80% of the investment of infrastructure investment trust is made in completed and revenue generating asset, then the trading lot will become 2 crore। तो अगर प्राइवेटली प्लेस किया है तो लिस्ट होना है 30 डेज के अंदर एंड लॉट है 1 crore ब्रैकेट 2 crore का। और वहीं अगर पब्लिक इशू किया है अपने तो लिस्ट होंगे विद इन 12 डेज, कोई 30 डेज नहीं, विद इन 12 डेज, एंड ट्रेडिंग लॉट होगा क्या? 1 यूनिट का। तो प्राइवेट प्लेसमेंट अगर है, और यहां पे पब्लिक इशू की बात कर रहा हूं, तो प्राइवेट प्लेसमेंट किया तो मिनिमम नंबर 5 होने चाहिए थे, ठीक है? पब्लिक इशू में 20 होने चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट लिस्टिंग हो जाएगी विद इन 30 डेज, यहां पे लिस्टिंग होती है विद इन 12 डेज। और यहां पे लिस्टिंग के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किया तो लॉट हो जाता है 1 crore, और यहां पर कोई लॉट का सिस्टम नहीं है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? फिर आता है सेम प्रोविजन आ जाता है कि भैया कि जो भी पर्सन अदर देन स्पॉन्सर उनको 1 year का लॉक इन रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ लिस्टिंग, और कोई भी और गाइडलाइंस वगैरह सभी बना सकता है। एंड दैट इज ऑल अबाउट यूनिट्स का इशू एंड लिस्टिंग। अगर आप इसको केयरफुली देखो ना तो सिर्फ पॉइंट्स कौन से ध्यान रखने वाले हैं? ये 2-3 पॉइंट बीच के। सबसे पहले तो शुरुआत में पॉइंट आ जाता है दैट इज ओके कि आपकी यूनिट्स मैंडेटरी लिस्ट होनी चाहिए, भले ही पब्लिक इशू के प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है। पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर 5, 20, 30, 12 और 1 यूनिट एंड 1 crore, 2 crore। आर वी अंडरस्टैंडिंग? बस ये ध्यान रखा तो देयर इज नथिंग एल्स टू रिमेंबर। उसके बाद में विदाउट वेस्टिंग टाइम आई हेड टुवर्ड्स डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग में कुछ भी नया नहीं है, जिस प्रकार से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की डीलिस्टिंग होती है उसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की डीलिस्टिंग होती है, एग्जैक्टली सिमिलर फैशन के अंदर। ये हो गया डीलिस्टिंग। और इसके बाद में उन्होंने थोड़ी थोड़ी इधर उधर की बातें की। हमने देखा कि प्रैक्टिकली इन्होंने सब चीज़ें रिपीट टेलीकास्ट लिखा है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस प्रकार से रियल एस्टेट के अंदर पड़ा था उसी प्रकार से। बस यहाँ पे एक आधा पॉइंट ऐसा है कि अगर पीपीपी प्रोजेक्ट है तो आपको अग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए डीलिस्टिंग करानी है। ऐसी बात करें तो डीलिस्टिंग के पॉइंट्स एक बार फिर भी वापस डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर डीलिस्टिंग। चलो, क्या ग्राउंड्स फॉर डीलिस्टिंग के? सबसे पहले अगर पब्लिक होल्डिंग फॉल कर जाती है लिमिट से नीचे, 25%, 10%, 400 करोड़ कोई भी लिमिट उससे नीचे फॉल कर जाती है। अगर नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स फॉल कर जाते हैं बिलो द लिमिट, 20 है जैसे कि पब्लिक इशू किया है तो वो लिमिट से नीचे आ जाते हैं। आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट का असेट ही नहीं है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, यू कैन गेट एन एक्सटेंशन ऑफ 6 months, बट अगर तब तक भी प्रोजेक्ट का असेट नहीं है तो आपकी डीलिस्टिंग हो जाएगी। सेबी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या फिर स्टॉक एक्सचेंज आपको बोल सकता है डीलिस्टिंग के लिए, तो यहां पर डीलिस्टिंग हो रही है स्टॉक एक्सचेंज या सेबी के कहने पे। नेक्स्ट में डीलिस्टिंग हो रही है स्पॉन्सर ट्रस्टी के कहने पे, और यूनिट होल्डर्स रेजोल्यूशन पास किया है, और यहां पे डीलिस्टिंग हो रही है यूनिट होल्डर के कहने पे। तो 3 पॉइंट बहुत आसान है याद रखना। इफ द सेबी और स्टॉक एक्सचेंज आस्क यू टू डीलिस्ट द यूनिट बिकॉज ऑफ एनी वायलेशन ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट और एनी द वायलेशन,
Next, sponsor or trustee feels that the units should be delisted and they take unit holders approval. And third में unit holder pass a resolution for delisting. तो इनके अंदर initiative कौन ले रहा है, इस तरह से याद रख सकते हैं. स्टॉक एक्सचेंज सेबी का पॉइंट आ जाता है, ट्रस्टी स्पॉन्सर का पॉइंट आता है, यूनिट होल्डर का खुद पॉइंट आ जाता है, और लास्ट में वापस पॉइंट आता है सेबी का कि सेबी स्टॉक एक्सचेंज को लगता है कि डीलिस्टिंग हो जानी चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर. तो स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के दो पॉइंट है, एक के अंदर वॉयलेशन के कारण डीलिस्टिंग हो रही है और एक के अंदर इन द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर. एंड दिस इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. अभी गुड हियर. अब बात कर लेते हैं एडिशनल टॉपिक की. कुछ है ही नहीं उसके अंदर. एडिशनल टॉपिक की अगर मैं बात करूं, बस पहला था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर स्पॉन्सर को कलेक्टिवली होल्ड करने पड़ते हैं 15% ऑफ टोटल यूनिट्स फॉर अ पीरियड ऑफ ओनली 3 years फ्रॉम लिस्टिंग. ओके, स्पॉन्सर को 100 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए और 5 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए. दैट इज इजी. और 100 करोड़ के अंदर लिखा है कि अगर कंपनी है तो 100 करोड़ की नेटवर्थ, और अगर एलएलपी है तो 100 करोड़ का नेट टेंजिबल असेट. ये हर जगह पे आता है वैसे प्रैक्टिकली. मैनेजर की बात करता हूं तो सारे के सारे पॉइंट सेम है, एक अलग है. सारे पॉइंट सेम क्या होते हैं? मैनेजर का नेटवर्थ होना चाहिए 10 करोड़ का अगर वो कंपनी है, अगर वो एलएलपी है तो नेट टेंजिबल होना चाहिए 10 करोड़ का. मैनेजर को 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन फंडिंग और एडवाइसिंग और development of infrastructure sector. He needs to have at least 2 employee who needs to have experience of 5 years and at least 1 employee who needs to have relevant experience in the same sub sector of the infrastructure sector. सेम सब सेक्टर का 5 year का एक्सपीरियंस एक व्यक्ति के पास होना चाहिए. उसके बाद में सेम पॉइंट आ जाता है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडी मेंबर्स शुड बी इंडिपेंडेंट एंड शुड नॉट बी रिलेटेड टू एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. और लास्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि आपका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट एंटर होना चाहिए. क्या बिग डील, बहुत ज्यादा आसान. उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कंडीशन, भारत में ही इन्वेस्टमेंट होगा. इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर इंडियन या फॉरेनर हो सकता है, बट इन्वेस्टमेंट हैज टू बी इन इंडिया. एटलीस्ट 80% ऑफ द टोटल असेट्स हैव टू बी इन्वेस्टेड इन एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. अंदर से आवाज आती है कंप्लीट रेवेन्यू जनरेटिंग, रोकना है उसको. एलिजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर असेट के अंदर 80% जाना चाहिए. और थर्ड, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कभी भी किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट किसी भी और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है. 80% इन्वेस्ट करना, और अनइन्वेस्टेड पोर्शन आप 4 जगह पर रख सकते हैं. पहला, listed or unlisted debt security of infrastructure company. Listed equity share where the body corporate generates at least 80% of the income from infrastructure sector. Operating income from infrastructure sector. Government security, money market instruments, liquid mutual funds, cash equivalents. Easy peasy. फिर रिकॉर्ड्स की बात है. अब यहाँ पे आप भूल जाओगे. रिकॉर्ड्स की बात करते हैं. ट्रस्टी और इन्वेस्टमेंट मैनेजर. ट्रस्टी के रिकॉर्ड्स, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट डीड, ऑल द टाइटल ऑफ ओनरशिप, और ओरिजिनल बैंक के पास तो उसकी कॉपी मेरे पास रखूंगा. ठीक है. उसके बाद में यूनिट होल्डर से रिलेटेड 4 चीजें, यूनिट होल्डर मीटिंग से रिलेटेड, एजेंडा, नोटिस, रेजोल्यूशन, मिनट्स. ओके. उसके बाद में जो डिस्क्लोजर ट्रस्टी को मिले बाय द इन्वेस्टमेंट मैनेजर, एंड जो डिस्क्लोजर ट्रस्टी ने दिए सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट होल्डर्स को. टाइम इजी. 6 पॉइंट खत्म हो गया. इन्वेस्टमेंट मैनेजर पे आता हूं. सबसे पहले 3, तो एक तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट, द एग्रीमेंट एंटर्ड ऑन बिहाफ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, द एग्रीमेंट अपॉइंटिंग पीपल. 3 हो गए मैनेजर से रिलेटेड. अब 3 असेट से रिलेटेड. इन्वेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट, असेट का वैल्यूएशन, असेट की इंश्योरेंस पॉलिसी. 3 असेट के हो गए. अब यूनिट होल्डर के 2 पॉइंट. यूनिट होल्डर का डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा और इश्यू एंड लिस्टिंग रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए. अब हो गया. अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसको लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट एंड सारे डिस्क्लोजर्स जो कि ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर कर रहा है, ट्रस्टी को, सेबी को, स्टॉक एक्सचेंज को, यूनिट होल्डर्स को. आर यू ऑल विथ मी? And that makes this chapter a very scoring chapter. If at all any question is asked out of this chapter, practice question में आप देखेंगे तो 3 क्वेश्चन इसके हैं. एकदम इजी पीसी से 3 क्वेश्चन है. कोई परेशानी आपको होगी नहीं, आप बहुत आसानी से उनको भी हैंडल कर पाएंगे. चलिए, सब सेट है यहाँ पे? चलो, बहुत बढ़िया. अब क्या करेंगे यार? अब एक 5 मिनट का आपको ब्रेक दे देता हूँ, है ना, और फिर रियल एस्टेट को अच्छे से करते हैं. रियल एस्टेट में हमने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स के लिए बोला है कि रियल में भी यही है, रियल में भी यही है. वहाँ पे अगर मैं बोल दूंगा इन्फ्रा में भी यही है तो मजा नहीं आएगा ना. तो हमें रियल एस्टेट के अंदर सारे ही पॉइंट्स रिवाइज करने 1 by 1, सो दैट जब भी आप सेल्फ स्टडी करेंगे पहले रियल एस्टेट रिवाइज करेंगे, फिर इन्फ्रा पे आएंगे तो लाइफ आसान होगी. तो यू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes, राइट, एंड देन वील डू इट. यप, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन.